चलिए दोस्त, फिर पुनः हम जो है हरिश्चंद्र यादव अपने रसायन गंगा चैनल पर ठोस अवस्था के दूसरे लेक्चर को लेकर के आए हैं। पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा ठोस का वर्गीकरण देखा, क्रिस्टलाइन ठोस और एमॉर्फस दोनों के बारे में पढ़ा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के ही अपर रूप होते हैं, दोनों ही प्योर कार्बन होते हैं। प्योर कार्बन होते हैं, लेकिन उनके गुणों में इतनी भिन्नता कहाँ से आ गई, हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उनके स्ट्रक्चर को लेकर के। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड और ग्रेफाइट, हमें शुरू में बताया कि डायमंड और ग्रेफाइट प्योरली कार्बन होते हैं, दोनों ही कार्बन है, वो प्योर कार्बन है। अब प्योर कार्बन होने के साथ साथ देखा जाता है इनके गुणों में बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि आखिरकार ये प्योर कार्बन दोनों हैं, तो दोनों में ये इनकी प्रॉपर्टीज़ में अंतर कहाँ से आ गया। हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी सबसे सामान्य प्रॉपर्टी है, डायमंड थोड़ा महंगा है, थोड़ा क्या बहुत महंगा है, सबके पास तो डायमंड है नहीं। लेकिन ग्रेफाइट बहुत आसान है, 2 रुपये की पेंसिल लेंगे उसमें भी आप एक ग्रेफाइट के मालिक हो जाएंगे। लेकिन डायमंड 2 रुपये में तो मिलेगा नहीं, डायमंड महंगा है, ये सबके पास नहीं हो सकता है। लेकिन ग्रेफाइट ये सबके पास हो सकता है। आपने पेंसिल लिया और पेंसिल के अंदर पाया जाने वाला काला पदार्थ वह होता है ग्रेफाइट, और जिससे हम लिखने का काम करते हैं, लिख दिए अपने कॉपी में भी ग्रेफाइट आ जाता है, लेकिन डायमंड नहीं आता है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या है अंतर। तो पहले हम उसके स्ट्रक्चर पर चलते हैं, स्ट्रक्चर से ही सारी कहानी सुलझ जाएगी। डायमंड की बात करें पहले, तो डायमंड के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन होता है वो कैसे होता है। ग्रेफाइट की बात करेंगे, ग्रेफाइट में भी देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ कार्बन कैसे होता है। कुल मिलाकर के सारा खेल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन पर है। देखते हैं हम डायमंड के लिए, डायमंड में जो अरेंजमेंट होता है कार्बन का कुछ ऐसे होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये पहले से ही पता है। जैसे मीथेन CH4 हो गया, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन डायमंड में क्या होता है कि डायमंड का जो कार्बन होता है वो 4 कार्बनों से घिरा होता है। ये मेथेन को हटा देते हैं, ये मेथेन इसलिए बता दी क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सबसे सामान्य था समझना। मेथेन का एग्जाम्पल लेकर के हमें डायमंड देखना है। डायमंड के अंदर जो कार्बन उपस्थित होता कैसे होता है। मेथेन के अंदर जो डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सब जगह पर इसके कार्बन फैले होते हैं। जैसे जहाँ पर हाइड्रोजन पाया जाता था मेथेन में, वहीं पर ये कार्बन पाया जाता। देखिए कार्बन की चारों बैलेंसियाँ कार्बन से ही बैलेंस होंगी और इसमें कोई नहीं आएगा। सब जगह पर कार्बन कार्बन इसी प्रकार से ये फैला हुआ होता है। स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होगा ये। ऐसे ही ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कनेक्शन में कार्बन ही रहेगा, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। सब जगह पर कार्बन कार्बन पाया जाएगा, डायमंड के अंदर होते हैं कार्बन। अच्छा, बात रही ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो 3 कार्बनों से होता है, केवल 3 कार्बन से। कार्बन की बैलेंसी 4, यहाँ तो बैलेंस नहीं है लेकिन अभी बैलेंस हो जाएगा। ये यहाँ देखेंगे पहले, ये 3 कार्बनों से एडजस्ट होता है। सब जगह पर 3 कार्बन, और जब ये 3 कार्बन से एडजस्ट होते हैं तो चलते चलते ये स्ट्रक्चर को बना देते हैं हेक्सागोनल, जैसे बेंजीन जैसा संरचना होता है। ये जा करके उस फॉर्म में ले आते। देखिए प्रत्येक कार्बन पर, इस कार्बन की बात करें तो यह भी कार्बन 3 कार्बनों से बना हुआ है, यहाँ भी कार्बन 3 कार्बन से बना हुआ है। आगे चलेंगे तो ये वाला कार्बन भी 3 कार्बन से बना हुआ होगा। चाहे जहाँ पर जाएंगे ये कुल मिला करके हमें
3 ही कार्बन दिखाई देगा। ऐसे ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब जगह पर ये कार्बन ही पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि प्रत्येक कार्बन केवल 3 ही कार्बनों से ऐड होता है। इस बात को हम बार बार इसलिए बता रहे हैं। बैलेंसी को संतुलित करने के लिए 3 कार्बन तो है ही, यहाँ पर लगा देंगे डबल बांड लगा देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर डबल बांड, फिर यहाँ डबल बांड, फिर आगे चलेंगे यहाँ डबल बांड लगा देंगे। यानी कह सकते हैं यह कार्बन 3 कार्बन से तो घिरा होगा। इसकी बैलेंसी को बराबर करने के लिए एक पाई बंद पाया जाता है। अल्टरनेट क्रम में देखिए, यहाँ पर डबल बांड, यहाँ पर डबल बांड, यहाँ पर डबल बांड, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर डबल बांड, फिर यहाँ पर डबल बांड, फिर यहाँ पर डबल बांड, फिर इसी प्रकार से ये डबल बांड से अपनी बैलेंसी को ये पूरा किया रहता है। और भी जब आगे बढ़ेंगे, इसकी संरचना को देखेंगे तो ये एक प्लेट बना लेते हैं। ग्रेफाइट जो होते हैं एक प्लेट नुमा संरचना बना लेते हैं। जब यही ग्रेफाइट के अंदर का जो कार्बन है आगे चल करके एक प्लेट नुमा संरचना बनाएगा, वो प्लेट नुमा संरचना कुछ ऐसे होगा। प्लेट नुमा संरचना कुछ इस प्रकार से होगा। हम प्रत्येक कार्बन का ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में लेकर हैं कार्बन को, तो ये 6 भुजाओं वाला है, तो हम 6 भुजाओं वाला कुछ ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही 6 भुजाओं का इसी प्रकार से ये बनता चला जाएगा। छः कार्बन बनते चले जाएंगे ये, और इसी प्रकार से इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे। और ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर ये बनता हुआ चला जा रहा है। ये रहा इस प्रकार से स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से ये बहुत बड़ा प्लेट जा कर के तैयार होता है। जितना ही बढ़ाएंगे सब जगह पर ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। ऐसे ही इसको बढ़ाते चले जाएं तो इसकी संरचना जो है हेक्सागोनल के रूप में मिल जाएगी। आगे चल कर के इस प्रकार से ये प्लेट ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फिर हम नीचे और बढ़ाएं तो फिर जा कर के इसी प्रकार से एक प्लेट फिर हम बना दें। बहुत सारे प्लेट तैयार होंगे। प्लेट ऐसे कि सबकी आकृति सेम वैसे ही रहेगी। ये सब हेक्सागोनल दिखाई देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। सबकी संरचना एक ही जैसी। लेकिन अभी हम देखेंगे कि जो अरेंजमेंट है इनका, एक किस प्रकार से एक दूसरे को बांध करके रखते हैं, देखेंगे इसी प्रकार से। ये आपका ग्रेफाइट का कह सकते हैं एक प्लेट तैयार हो गया, एक चद्दर तैयार हो गया। अब ध्यान ये देना है कि अगर इसी प्रकार से ये प्लेट बना रहा, ये संरचनाएं अंदर की हैं, तो प्रत्येक कोने पर यहाँ पर कार्बन है। ये आपस में कोवैलेंट बांड से बंधे हुए हैं। प्रत्येक कार्बन जो है ये कोवैलेंट बांड से बंधा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें, ये ऊपर वाला प्लेट और ये नीचे वाला प्लेट आपस में किसी न किसी बांड से बंधे होंगे। जैसे हथेली के ऊपर एक हथेली रख दिया जाए, इसके ऊपर और कुछ हथेली रख दिया जाए, फिर और रख दिया जाए, तो उसी जिसे हम प्लेट कह सकते हैं। ये प्लेट नुमा संरचना बनाएंगे। लेकिन ये आपस में तो इनका जो कनेक्शन है बहुत मजबूत है। ये ग्रेफाइट के अंदर के जो कार्बन है, जो संरचना हेक्सागोनल बनी हुई है, ये आपस में तो मजबूती से बंधे हुए हैं। लेकिन जब बात होती है दूसरे प्लेट के कनेक्शन की, ज्वाइंट करने की, तो पता चलता है ये कार्बन का बंध इस वाले कार्बन से जब होगा, हम यहाँ कनेक्शन कराएंगे ताकि बांध करके रखें, तो यहाँ पर किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनों का कोई लेन देन नहीं होता है।
इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो जाएगा तो बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं होता है। यहाँ पर एक बल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं वान डर वाल फोर्स, वान डर वाल फोर्स, और ये बहुत वीक बॉन्ड होता है, वीक बल होता है, कमज़ोर बंध होता है, कमज़ोर बल होता है। और इतना कमज़ोर होता है कि जब हम पेंसिल से अपनी कॉपी पर लिखते हैं तो एक लेयर, उसका एक परत छूट जाता है। जब एक परत छूट जाता तो हम कहते हैं उसका एक लेयर आ गया। वो एक प्लेट ही छूट करके हमारी कॉपी पर, हमारी उंगली पर, हथेली जहाँ भी हम लिखें पेंसिल से, उसका एक प्लेट खिसक जाता है। ऐसा नहीं पूरा ग्रेफाइट ख़त्म हुआ, वही धीरे धीरे घिसता जाता है और अपनी कॉपी पर वो लिखता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से उसके सॉफ्टनेस होने का पता चलता है। हम कह सकते हैं सॉफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि उनके प्लेटों के बीच में कोई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता है, बल्कि उनके बीच में वान डर वाल फोर्स के द्वारा, यानी वान डर वाल बल के द्वारा जो बंध पाया जाता है, जो कि कमज़ोर बंध के रूप में होता है, आसानी से टूट जाते हैं। जहाँ तक बात रही, अब हम डायमंड के पास चलें तो डायमंड में देख रहे हैं इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, और इस प्रकार की संरचनाओं में ये प्रत्येक कार्बन इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इनको तोड़ना तो बहुत ही कठिन काम है। इसलिए कहते हैं हीरा दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ होता है। हीरा जितना मजबूत पदार्थ कोई है ही नहीं। हीरे को तोड़ा नहीं जा सकता है। हीरा किसी को तोड़ भी सकता है, हथौड़ी से तोड़ेंगे हथौड़ी टूट सकती है, लेकिन हीरा नहीं टूट सकती, बहुत मजबूत होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, जिसको हम बोलते हैं चतुष्फलकीय, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर ऐसे माने कि दूर वाले कार्बन हैं, ये नज़दीक वाले कार्बन हैं, फिर यहाँ पर भी जो कार्बन पाया जाएगा, हमने बताया था कि डायमंड में कार्बन जो होता है इस प्रकार से होता है कि इसकी बैलेंसी, जो बैलेंस होती है वो कार्बनों से ही होती है, और प्रत्येक कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रहता है। यहाँ पर करेंगे ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ करेंगे यहाँ पर भी कार्बन, कुछ ऐसे, कुछ इस प्रकार से, ऐसे बहुत बड़ी संरचनाएं जा कर के बनती हैं। तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल ही हो जाता है, और कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता है। और साथ साथ इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये मजबूत होता है, मजबूती से बंधे होते हैं। तो मजबूती से बंधे होने के कारण इसमें हार्डनेस पाया जाता है, इसमें हार्डनेस पाया जाता है। और ये मजबूती से नहीं बंधे होते हैं, वान डर वाल बंध द्वारा बंधे होते हैं, इसीलिए इसमें पाया जाता है सॉफ्टनेस। तो एक प्रॉपर्टीज क्लियर हुई हार्डनेस और सॉफ्टनेस की। अगर पूछा जाए कि डायमंड इतना हार्ड क्यों होता है, तो आप सीधा से बताएंगे उसका जो डायमंड के अंदर जो कार्बन पाया जाता है उसका अरेंजमेंट, या कह सकते हैं बड़े मजबूती से बंधा होता है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए उसमें हार्डनेस का गुण पाया जाता है। इसमें सॉफ्टनेस का गुण, ग्रेफाइट में सॉफ्टनेस क्यों होता है, क्योंकि ये वान डर वाल बल द्वारा बंधे होते हैं, और वान डर वाल बल जो होता है अत्यंत कमज़ोर होता है, इसीलिए ये सॉफ्टनेस होते हैं, सॉफ्टनेस की प्रक्रिया में आ जाते हैं। अच्छा, अब बात आती है दूसरी, ये तो पहला हो गया हार्डनेस और सॉफ्टनेस की। दूसरी बात हम करें ये कि अगर हम बात करें इसमें स्ट्रक्चर की बात तो हो ही गई, बात ये करें कार्बन पर किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। दोनों में देखा जाए, इस कार्बन की बात करें, ये है आपका डायमंड, डायमंड में 4 सिग्मा बॉन्ड पाए गए, 1 2 3 और ये 4 सिग्मा बॉन्ड पाए जाने के कारण इसमें पाया जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, जिनको हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात कर लिए, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन पर भी एक वीडियो बनाएंगे, जहां से आपको बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें किसी भी एलिमेंट का कहेगा हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आप देखेंगे तत्काल उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अभी इसको क्लियर कर दें,
फिर हम एक वीडियो बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, जहाँ से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे भी कठिन नहीं है, एक जनरल सी थीम में हम रखे हैं। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड पाए जाने के कारण इसमें पाया जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो गया। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपके ग्रेफाइट में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और यहाँ पर 1 पाई पाया गया। अब 3 सिग्मा यहाँ पर पाए गए और 1 पाई पाया गया, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर पाया जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1, 2, 3। आप केवल सिग्मा से मतलब रखिए, पाई पर मत जाइए। हाइब्रिडाइजेशन के चैप्टर में हम बताएंगे आपको। यहाँ पर पाया जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई। हाइब्रिडाइजेशन में भी अंतर है, प्योर कार्बन के ये दोनों ही अपर रूप हैं, लेकिन हम देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में इसमें sp3 और ग्रेफाइट में पाया गया sp2। फिर आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक महत्वपूर्ण गुण है। इलेक्ट्रिसिटी में देखा जाता है, ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है, यानी ये कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैं ये, जबकि हीरा ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? फिर प्रश्न वही आ गया कि दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, प्योर कार्बन भी है, लेकिन ये एक गुड कंडक्टर है, ये कंडक्टर है ही नहीं। तो इसका रीज़न देखिए, आपको याद हो तो अच्छी बात है। एक है रेजोनेंस, जिसको बोलते हैं अनुनाद, और अनुनाद की उत्पत्ति पाई इलेक्ट्रॉनों के डिलोकेलाइजेशन से होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, याद है तो अच्छी बात है, नहीं आने वाले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम ग्रेफाइट में एकांतर के बाद द्विबंध है। यहाँ है द्विबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो एक नियम है हाइपर कॉन्जुगेशन का, जिसको हम अनुनाद में ले चलेंगे। तो यहाँ पर ये अतिसंगमन कह सकते हैं हिंदी में, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब पाई। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। यही स्ट्रक्चर इसमें पाया गया। देखिए, यह डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, यही स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, यानी कि डबल सिंगल का ये अल्टरनेट क्रम चलता हुआ चला जा रहा है। तो हमें यहाँ जानना क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड होता है, ये ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा। हम देख रहे हैं जब पाई बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, और ये भी जानते हैं विद्युत के संचालन में इलेक्ट्रॉनों की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तभी करंट आगे बढ़ता है। तो यहाँ देख रहे हैं, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, आगे बढ़ेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, आगे बढ़ेगा, यानी कह सकते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसानी से पाई जाएगी। बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट भी मूव करेगा। अब वहीं हम चले आते हैं डायमंड में देख रहे हैं सब एकल बॉन्ड द्वारा बंधे हुए हैं, सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड मतलब ये सिग्मा, और सिग्मा से इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइजेशन नहीं होता है। सिग्मा बंध से इलेक्ट्रॉनों का जब डिलोकेलाइजेशन नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन नहीं होगा, तो धारा भी नहीं बह सकती है। धारा तभी बहेगी जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने के बिल्कुल चांस नहीं है, इसलिए यह हीरा जो होता है, डायमंड, विद्युत का
कुचालक या अचालक होता है, और जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ये कुल मिलाकर के हम तीसरी प्रॉपर्टी देख लिए। पहली प्रॉपर्टी कि ये डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है, हीरा ये ग्रेफाइट जो होता है ये सॉफ्ट होता है, इसके नेचर सॉफ्ट में होता है। इलेक्ट्रिसिटी अभी बताए कि विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और साथ साथ ये भी इसमें बताया गया, हाइब्रिडाइजेशन की बात बताया गया कि डायमंड में जो कार्बन होता है वो sp3 संकरित होता है, और ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है sp2 संकरित होता है। तो ये सारे जो लक्षण रहे डायमंड के और ग्रेफाइट के, इस प्रकार से हमने देखा इसके स्ट्रक्चर के द्वारा। तो स्ट्रक्चर से ही हमको ये सारी जानकारी मिलती है, और हम विश्वास करते हैं आप लोगों को इन दोनों के स्ट्रक्चर से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही प्योर कार्बन हैं, लेकिन उनके गुणों में अंतर उनके स्ट्रक्चर से हमने पता किया। इन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उनके गुणों में अंतर हम जान पाएंगे, और गुणों में 3 प्रमुख गुण थे जिनको जानना बहुत ज़रूरी था। और इस लेक्चर के माध्यम से हमने पूर्ण प्रयास किया कि आप लोगों को डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चले। हम विश्वास करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए कि इसमें कुछ कमियां अगर हों तो उसको भी कमेंट करिए। और साथ साथ अब अगले वाले क्लास में हम आपको बताएंगे एकक सेल के बारे में, यूनिट सेल के बारे में। धन्यवाद।